नववर्ष 2025 में आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ हम आज शुरुआत करें। उससे पहले मैं परिचय करा दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा में यहाँ पर जो हमारे साथी यहाँ पर हैं उसमें सुनील फौजी साहब जो जय जवान जय किसान से हैं, हरबीर नागर जी जो हमारे भारतीय किसान अजगर से हैं, सुधीर चौहान साहब जो किसान मंच से हैं, अमन ठाकुर जी जो कृषक शक्ति से हैं, डॉक्टर विकास जी जो किसान संघर्ष मोर्चा से हैं, महेश कसाना जी जो भारतीय किसान अखंड से हैं, राकेश चौधरी जी जो किसान एकता महासंघ से हैं, रविंदर नागर जी जो भारतीय किसान महात्मा टिकैत से हैं, राजकुमार नागर जी जो भारतीय किसान भानु से हैं। ये यहाँ पर हमारे साथी एक हैं भारतीय किसान एकता से, नाम क्या भाई? प्रेमपाल शर्मा जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो पिछले 25 नवंबर से जो गौतम बुद्ध नगर में दो मुद्दों को लेकर के गौतम बुद्ध नगर का किसान और मजदूर जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से महापंचायत और महापड़ाव में शुरुआत हुई थी, वो यमुना विकास प्राधिकरण से होते हुए और दलित प्रेरणा तक पहुंची थी। वहां से हमको पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और जेल में डाला गया। 4 तारीख में पुनः हमको रिहा किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर 0 पॉइंट पे पंचायत हुई और उस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी अभिन्न अंगों ने पूरी ताकत के साथ किसान और मजदूर की बात को उठाते हुए और जो हमको गलत तरीका से दलित प्रेरणा से उठाया गया उसकी पूरी तरीका से खंडन करते हुए, विरोध करते हुए, निंदा करते हुए यह कहा कि हमारा अधिकार 10% और 2013 भूमि अधिग्रहण है, उसको हम लेकर के रहेंगे और हम शांति प्रिय आंदोलन में चले हैं और शांति प्रिय ही चलाएंगे। लेकिन 4 तारीख में रात के 11-12 बजे पुनः कुछ साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया गया और अगले दिन से लगातार गौतम बुद्ध नगर में पीछे बात ना करो, भय का माहौल व्याप्त किया गया, जिसको समय समय पर 7 तारीख से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी जगह जगह पर मीटिंगें की और मीटिंगों के दौरान सरकार और सरकार के अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई कि हम गौतम बुद्ध नगर को बिल्कुल शांत वातावरण में वार्ता के माध्यम से भी अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच गई है तो इसका हल करा देंगे। लेकिन समय काफी देर लग गया और हमारे साथियों को रिहाई करने में 2025 में 3 और 4 तारीख तक हमारे साथियों को रिहा किया गया। उसी बीच में 30 तारीख की फिर पुनः एक पंचायत 0 पॉइंट पर चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उसी स्थान पर दोबारा की गई। उस पंचायत में 7 तारीख को एक वार्ता तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों, डीएम साहब और सीपी मैडम की अध्यक्षता में रखने की बात 0 पॉइंट पे हमारे साथ तय हुई। हम सभी साथियों ने उनकी वार्ता को सहर्ष स्वीकार करते हुए उस दिन की महापंचायत को वहीं पर स्थगित कर दिया और 7 तारीख में हमने नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के सभागार में बैठकर उन्हीं के कार्यालय में बैठकर हमने 7 तारीख की वार्ता की।
वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही, लेकिन यह बताना जरूरी था क्योंकि मुद्दे गौतम बुद्ध नगर से संबंधित जरूर हैं, लेकिन शासन की और पॉलिसी मैटर हैं, तो बगैर शासन स्तर के उन मुद्दों को हमें सफलता की तरफ जाना और उसका निराकरण कराना वो लखनऊ लेवल पर ही होंगे। तो हमने उनसे डिमांड की कि हमारी वार्ता लखनऊ लेवल पर शासन के साथ कराई जाए। सभी अधिकारियों ने हमसे ये कहा कि हम जल्द से जल्द आपकी वार्ता शासन स्तर पर कराएंगे, लेकिन 7 तारीख से लेकर के और आज हम 15 तारीख में बैठे हैं, अभी तक हम पर शासन स्तर की कोई डेट नहीं है। उसी के तहत आज हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सीपी मैडम के साथ में पुनः एक बार मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने पुनः उन्हीं मुद्दों को दोबारा से उनके सामने रखा और हमने उनको यह भी याद दिलाया कि गौतम बुद्ध नगर को शांति की पटरी पर लाने में तमाम किसान संगठन और किसान और मजदूर का जो सहयोग है उसको आप वार्ताओं के माध्यम से उनके मुद्दों को हल कराएं, अन्यथा की स्थिति में हमें पुनः फिर किसी बड़े आंदोलन में और बड़े महापंचायत में जाना पड़ेगा। आज सीपी मैडम ने हमको आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द हम आपकी वार्ता वहां कराएंगे। उसी को लेकर के हमने आपके यहां बीच में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको हम आपके माध्यम से अपने किसान और मजदूर तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों में सबसे पहले मैं अपने जो इस संयुक्त किसान मोर्चा को संजोने वाले भाई सुनील फौजी जी से कहूंगा, जो संयोजन की भूमिका निभा रहे हैं, कि आप इस पर अपनी व्याख्या करें। सभी हमारे मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। आप किसानों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं और निश्चित तौर पर जो 3 पिलर्स कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, उनको सबको चेताने का काम एक चौथे पिलर के रूप में पूरे देश में कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद है। जो किसानों का ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इसकी एक मजबूती के साथ शुरुआत की गई। 25 नवंबर को बड़ी महापंचायत गेटनोड़ा प्राथमिक हुई थी, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत जी, हना कौला जी, दशरथ कुमार जी, बड़े नेता भी आए थे और वहां से यमुना प्राधिकरण तक पैदल मार्च करके आगे की रणनीति दिल्ली कूच की गई थी। और जैसा कि अभी पवन भाई ने बताया कि किस तरीके से सरकार की नीतियां होती हैं, वो हमारे कुछ साथियों को भी कंफ्यूज करने पे लगे रहते हैं। कई परिस्थितियों को हमें सामना करना पड़ा। इन मुद्दों पर विशेष तौर पर जो 10% का मामला है, जो हमारे प्लॉट्स पुराने कानून में जो जमीन गई थी उसके बारे में हमें मिलने थे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर उसके बारे में पूरे एविडेंस के साथ भाई सुधीर चौहान जी और तमाम हमारे साथी बात रखेंगे। वो 10% का प्लॉट सभी परियोजनाओं में, जितनी भी गौतम बुद्ध नगर में परियोजना है, सभी में किसान मांग रहे हैं। और नया भूमि अधिग्रहण कानून है, जो जमीन लेने के लिए नया जमीन का अधिग्रहण करने का कानून, वो इसी जिले में संघर्ष हुआ भट्टा 500 का, घोड़ी बछेड़ा का, और उस आंदोलन के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2013 में एक्ट बनाया। 1 जनवरी 2014 से ये कानून पूरे देश में लागू है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि अब हम 2025 में आ गए हैं, 11 वर्ष हो गए, अभी तक भी इस कानून के लाभ पूरी तरीके से वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ पर लागू नहीं किए। यूपी सरकार ने 2016 में एक्ट जरूर बनाया, क्योंकि इसमें नए कानून में प्रावधान था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। इसी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एज इट इज जैसा 2013 के कानून है सारे प्रावधानों को लागू किया है, जिसमें 4 गुना मुआवजा मार्केट वैल्यू का दिया जाना है किसान को। 20% का प्लॉट है इस नए कानून में,
और सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, और अगर रोजगार नहीं देते हैं तो उसके बदले में छोटी परियोजनाओं में भत्ता देने का जो प्रावधान है, जिसमें कि वार्षिक वृद्धि होती है। गाँव का विकास, आबादियों का विस्तार, ये सारी चीजें दी हुई हैं। परंतु आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे बेनामों से जमीन ले रहे हैं। तीनों प्राधिकरण बहुत ही चालाकी के साथ किसानों के बड़े मुद्दों को, जो उनका राइट बनता है, कानून में है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वो हस्ताक्षरित कानून पूरे देश में लागू होने के बावजूद उसका लाभ यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। जिस गांव की जमीन लेते हैं उसका पहले ही पंचायत को निरस्त कर दिया जाता है, वहां पर उसको शहरी क्षेत्र डिक्लेयर करके, ताकि 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में है और 2 गुना मुआवजा शहरी क्षेत्र में है, तो इसलिए उसको शहर बना देते हैं रातों रात। तो ये बड़ी जो लूट है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। निश्चित तौर पर नए भूमि अधिग्रहण कानून के जितने भी लाभ हैं, चाहे वो मार्केट वैल्यू तय कराना, सर्कल रेट बढ़ा करके, और उसके बाद उसमें 4 गुना मुआवजा, 20% का जो प्लॉट है, भूमिहीन और भूमिधर किसानों के बच्चों को रोजगार, पुनर्वास की सभी सुविधाएं, और गाँव की जो भी आबादियों का सारा निस्तारण, इस मुद्दे पर, और पुराने कानून का जो 10% का मुद्दा है उसको विस्तृत तौर पर साथ ही रखेंगे। हम इन पर पूरी तरह से मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि अभी हमारी जो वार्ता हुई थी हमारी सीपी मैडम से अभी हम वार्ता करके आए थे, तो उसमें हमने यही बात रखी है। इससे पहले भी हमारी 7 तारीख को जिला प्रशासन के अधिकारी, जिसमें डीएम साहब और प्राधिकरण के अधिकारी, सीओज वगैरह थे, उसमें ये तय हुआ था कि सभी विभाग जितने भी हैं इनके साथ हमारी वार्ताएं अलग अलग होनी है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, और जो 10% का प्लॉट का मामला है, और जो नए काम का मामला है, इस पर जल्दी शासन स्तर की वार्ता हमारी होनी है, जिसके लिए अभी उम्मीद है कि 26 तारीख से पहले हमें समय मिल जाएगा। तो मैं निश्चित तौर पर इस पूरी आशा उम्मीद के साथ कि संयुक्त मोर्चा किसानों को, भूमिहीनों को उनके न्याय दिलाएगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। धन्यवाद। अब मैं भाई सुधीर चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो 10% पर की नियुक्ति करें, और जो 7 तारीख में वार्ता हुई थी, जिस तरीका से हमारे तमाम अधिकारियों ने 10% को हमारा अधिकार माना है, उस पर भी थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन भाई, और सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते। देखिए, एक बड़ी एम्बिग्यूटी मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पे जब आंदोलन को लेकर फैलाई जाती है कि आखिर ये लोग आंदोलन में आते क्यों हैं, तो बड़ा मैं संक्षेप में बता दूं, और इसको मैं बड़ा एक सीधा क्लियर कट प्रोसेस बताता हूं। जो एक्विजिशन हो जाए है, ये 3 लेयर प्रोसेस है, और एक्विजिशन को एक सिंगल लेयर प्रोसेस मान लेना कि एक ही बार में केवल पैसा देना था, एक्विजिशन नहीं होता। एक्विजिशन 3 चीजों पर निर्धारण करता है, जैसा कि प्राइमरी जो पैसे वाली दर, जिसको उस दिन का एक बाजार मूल्य बोला जाता है, जैसे मेरे बड़े भाई और हमारे संयोजक सुनील भाई ने बताया कि वो बाजार दर तय करने के लिए केवल सर्किल रेट को, या फिर जो करार नियमावली प्राधिकरण बनाता है, वो एक पार्ट होता है भूमि अधिग्रहण का। लेकिन जो हमारी जो लड़ाई है, ये 2 पार्टों को लेकर है। जो बचे हुए पार्ट है, एक तो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, जैसे 1976 से 97 के बीच में जितने भी नोएडा प्राधिकरण ने जमीन ली, क्योंकि उससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उसके लिए किसान कोटा स्कीम का एक प्रोविजन था, जिन्होंने एक मुश्त स्कीम 2011 में निकालकर 76 से 97 के बीच में 4000 प्लॉटों की एक स्कीम आई, जिसमें से 600 प्लॉट देकर, और ये क्लियर कट बोला गया कि अब की बार जो एलए से जो जमीन ली गई है, उसके बाद इनको दोबारा कोई प्लॉट नहीं दिया जाएगा। उसके 600 प्लॉट देने के बाद लगभग 3000 पात्र किसानों को आज भी प्लॉट नहीं दिए हैं। रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूं। 97 से इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ऐसे ग्रेटर नोएडा में कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और यमुना में कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये थे कि आपको जितनी भी जमीन ली जाएगी उसका 10% आपको आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। और ये जो हमारी 10% की जो लड़ाई है, ये यहीं से शुरू होती है कि आवासीय प्लॉट 10% का जो आज तक नहीं दिया गया है। और इन्होंने प्राइमरली ये 10% था, और फिर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन में कोर्ट नहीं गए और बिना कोर्ट जाए इन लोगों ने उसको 5% किया, जिसमें ना किसी न्यायालय का संज्ञान लिया और केवल बोर्ड मीटिंग में ही वो निर्णय लिए। और इस प्रक्रिया को जो गलत माना गया और गजराज का निर्णय आया, उन्होंने बोला कि आपने अर्जेंसी क्लॉज लगा के जमीन ली है और ये जमीन लेने का गलत तरीका है, आपको 10% प्लॉट देना पड़ेगा और 64.7% एडिशनल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो मैं दूसरी प्रक्रिया में दोबारा वही कहता हूं, जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट 10% के प्लॉट है, हमारी उसके लिए लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई अनजस्टिफाइड डिमांड लेके यहाँ पर रोडों पर उतरे हुए हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है सोशल इंपैक्ट वाला। सोशल इंपैक्ट में हमारा एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, और साथ साथ जो सोशल इंपैक्ट, साथ साथ कामगार, मजदूर,
ऐसे वर्ग जिनके पास जो भूमिहीन लोग थे वो सोशल इंपैक्ट आता है, क्योंकि उनकी जीविका जो डिपेंड करती है वो भूमिधर लोगों पर डिपेंड करती है, जो जिसके पास भूमि है, जिन लोगों के पास, उनके सोशल इंपैक्ट के पार्ट को ना तो कभी ग्रेटर नोएडा ने सेटल करा, ना नोएडा ने सेटल करा, ना यमुना सेटल करता है। जब भी हम किसान और मजदूर की बात करते हैं कि उनको 40 मीटर का जो प्लॉट दिया जाए, रिहेबिलिटेशन वाला जो प्लॉट दिया जाए, वो सोशल इंपैक्ट के दायरे में दिया जाए। और 10% का जो ये हमारी डिमांड है, ये गजराज से शुरू होती है। 14 मई 2015 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले गजराज का निर्णय आता है और गजराज का निर्णय समान रूप से सबको लागू कर दिए थे, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट से अफर्म करती है नोएडा अथॉरिटी। उस टाइम चेयरमैन थे और सीईओ थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के चेयरमैन भी थे तीनों अथॉरिटी के, रामारमण जी। वो जाके जब 14 मई 2015 में नोएडा प्राधिकरण हार जाता है तो वो संयुक्त निर्णय 19 मई 2015 को वो संयुक्त एक अपील निकालते हैं, जो कई बार हम आपको अपील दिखाए हुए हैं कि भाई अब 5-6 के स्थान पर, यानी 5% नोएडा में, 6% ग्रेटर नोएडा में और 7% यमुना के स्थान पर 10% का प्लॉट दिया जाएगा और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। और यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में 10,000 करोड़ का वित्तीय प्रभार पड़ेगा, यानी कॉस्ट कैलकुलेशन जो 64.7% के एडिशनल कंपोजिशन की और 10% के प्लॉट को मानते हुए 6 माह के अंदर इसको सेटल कर दिया जाएगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देखिए एपेक्स कोर्ट से कोई भी कोर्ट ऊपर नहीं होती, और जो संविधान आर्टिकल 14 जो न्याय से पहले समानता का अधिकार जो जज साहब ने दिया, संविधान के दायरे में चाहे वो डेमोक्रेसी के तीनों पिलर हो, अधिकारी हो, नेता हो या कोई आमजन हो, वो संविधान के दायरे में समान रूप से आते हैं। तो हमारी जो लड़ाई इन मुद्दों को लेकर है वो स्पष्ट है कि एक ही डिसीजन में जब 64.7% एडिशनल कंपनसेशन आप देते हैं तो 10% जो निर्णय का दूसरा वाला भाग है वो आपको बिल्कुल उसी आपको मुतमईन होते हुए कोर्ट से वो देना पड़ेगा। इसको लेकर करते हैं, अपील के माध्यम से पढ़ते हैं। और एक और पॉइंट जो हम लगातार बोलते हैं कि जब 64.7% एडिशनल कंपनसेशन देते हैं तो उसमें से भी ये 10% की राशि हमारी काट लेते हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनको एडिशनल 5% के प्लॉट और देना है। तो मेरा आज जो इन मुद्दों को, देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें कहने से और यहाँ बताने से, हमने अभी जो प्रोसेस चल रहा है एनक्लोजर्स का चल रहा है। न्याय एक प्रक्रिया है, न्याय जो है वो कभी भी, और इसीलिए पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। और जो ये आंदोलन की अभी हमारी जो प्रक्रिया चल रही है, हम न्याय को पाने के लिए सिलसिलेवार अपनी दलील, अपने सबूत, अपने लोग, संस्थान से ऊपर उनके सचिवालय, सचिवालय से ऊपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय का जो दरवाजा है वो हमारे संयोजक और हमारे बड़े भाई पवन खटाना जी और पूरी इनकी टीम के साथ एक टीम के रूप में इसमें आगे बढ़ रहा है। और 10% का प्लॉट बिल्कुल क्लियर कट, वेल डॉक्यूमेंटेड, कोई भी डिमांड अनजस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए हमारे पास एप्रूवल। बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। और मैं आप निवेदन करूंगा डॉक्टर विकास किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, और मैं कहूंगा उनसे कि इन दोनों मुद्दों को 10% और भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो हमने एक रणनीति बनाई है गांव-गांव जनजागरण की, उसके बारे में अपना संक्षेप में बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे। जो संयुक्त किसान मोर्चे ने चाहे 25 तारीख के आंदोलन को लेकर जनजागरण किस तरीके से चलाया था, या 2 तारीख को लेकर, या 30 तारीख में जो पंचायत हुई उसको भी लेकर, और 30 तारीख में जो पंचायत हुई थी उससे पहले सभी संगठनों ने जो हमारे किसानों के ऊपर जिस तरीके से एक बहका माहौल बना दिया था, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने गांव-गांव घूम कर उसको खत्म कर 30 तारीख को एक बड़ी पंचायत करने का काम करा। आगे की जो रणनीति हमारी सबकी है, जिस तरीके से पूर्व में वक्ताओं ने आपको बताया, उसको आगे लेकर चलने की है। और जब भी कोई बड़ा आंदोलन की कॉल होती है, चाहे फौजी भाई ने भी बताया कि 25 तारीख से पहले वार्ताओं में क्लियर चीजें होती हैं तो बेस्ट एंड गुड है। नहीं, आगे जब भी हम आंदोलन में जाते हैं तो जन जागरण के अभियान के तहत हर गांव में जो संगठन जहां जितना सक्रिय है वहां काम करने का काम करेगा। और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक बड़ी मीटिंग करने का हम लोग काम करेंगे, और 10% और 64.7 को और नए कानून को लेकर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर जन जागरण अभियान लगातार हर संगठन चलाता रहेगा। बहुत धन्यवाद भाई विकास, डॉक्टर विकास जी। और अब मैं निवेदन करूंगा अमन ठाकुर जी से, भारतीय कृषक शक्ति से, कि वो 64.7 के किसी पर अपने संक्षेप में व्याख्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी जो पूर्व में हमारे साथियों ने बताया
कि 25 नवंबर से गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। मुख्य रूप से 10% प्लॉट 2013 के कानून को लागू करने की बात और उसके साथ साथ 64.7% का हमारा मुद्दा था। इस 64.7% से यमुना विकास प्राधिकरण में यमुना एक्सप्रेसवे जाता है, आगरा तक करीब 6 जिले इस समस्या से प्रभावित हैं, जिनका 64.7% अभी तक भी नहीं दिया गया। दादरी विधानसभा की बात करें तो करीब 9 गांव अंचल बिल्डर और सर्वोत्तम बिल्डर से प्रभावित हैं, जहां 64.7% की समस्या है। जमीनों को औने पौने रेटों में उन्होंने लिया है और आपस में किसानों को लड़ाने का और उलझाने का प्रयास वहां पर किया गया है। तो 25 नवंबर से शुरुआत की इस आंदोलन की और आज हम यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 64.7% 2011 में भट्टा पारसोल आंदोलन हुआ इस जिले में, टप्पल में आंदोलन हुआ, जिकरपुर आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए और किसानों ने एक मत से अपनी समस्याओं पर पूरी मजबूती के साथ आंदोलन किए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को सारे संयुक्त मोर्चा के साथ यहाँ पर बैठे हैं कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है 64.7% और इसे हम लेकर के रहेंगे। आगे आंदोलन की जो रूपरेखा होगी वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। और आज हमने मैडम से बात की है, मैडम से हमने कहा है कि 7 तारीख की वार्ता में हमसे शासन प्रशासन से बात कराने के लिए कहा गया था, तो उसकी भी एक तिथि तय की जाए। तो आगे जो भी निर्णय होगा सारे लोग आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाई हरवीन नागर जी से, जो भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाकयू अजगर, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो हम जमीन देने के बाद विकास के नाम पर हमसे जमीन दी गई और हमसे कहा गया कि हमारे बच्चों को रोजगार एक इसमें दिया जाएगा, उस पर थोड़ा सा अपनी संक्षेप में व्याख्या रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने बैठे मेरे पत्रकार बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि प्राधिकरण ने हमसे वादा किया कि हम आपके जमीन के बदले 10% प्लॉट, 64% अतिरिक्त मुआवजा देंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ के जो युवाओं को हम भी रोजगार देंगे। लेकिन जितना ठगा हुआ यहाँ के किसानों को ठगा हुआ है, उतना ही यहाँ के युवाओं को भी ठगा हुआ है। युवाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर का, 100 किलोमीटर दूर का कोई युवा होगा तो हम उसको रोजगार देंगे, यहाँ के लोकल को हम रोजगार नहीं देंगे। तो एक क्षेत्र वाइज जो युवा है वो एकदम बेरोजगार बैठा है। और जो रोजगार के नाम पर यहाँ पर बनी हुई फैक्ट्रियाँ, बस एक नाम दे देते हैं कि 2-4 युवाओं को यहाँ पर लोकल के नाम पर दे देते हैं, लोकल कहकर उनको हटा दिया जाता है कि आप तो यहाँ के लोकल, हम आपको रोजगार नहीं देंगे। बाकी साथी हमारे रखेंगे अपनी अपनी बातें। सभी बातें ज्यादातर हो गई हैं। 2-3 चीजों पर आपको और प्रकाश डाल दिया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश का है, तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में है, जिसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और एक संयुक्त किसान मोर्चा है। दोनों संयुक्त मोर्चाओं में भी 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होकर के दोनों संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ होने की पूरी संभावना है। और हम आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं कि वो भी दोनों संयुक्त मोर्चा एक साथ मिलकर के इस किसान और मजदूर की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी के तहत 26 जनवरी को पूरे देश में एक ट्रैक्टर तिरंगा मार्च संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर निकाला गया। गौतम बुद्ध नगर का किसान भी 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पर अपना अपना झंडा और अपना अपना तिरंगा लेकर के इस गौतम बुद्ध नगर में एक मार्च करेंगे। हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे और 26 से पहले हमारी शासन स्तर पर जो भी वार्ता होगी उसको भी आपके माध्यम तक पहुंचाकर सभी किसानों मजदूर तक पहुंचाएंगे। ये हम आपको और आपके द्वारा सभी किसानों और मजदूरों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में
और भ्रमितता में आने की जरूरत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ आपकी हर बात को हर पटल पर पहुंचाने में लगा हुआ है और बिल्कुल हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी उत्पन्न हो। हमारी मजबूरी होती है जब हमारी बात को सरकार और सरकार के अधिकारी नहीं सुनते, तब हमें मजबूर होकर के कोई अगला डिसीजन लेना पड़ता है। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव और डीजीपी महोदय तीनों के संज्ञान में ये बड़ा मुद्दा हमारा चल रहा है, तो हमें वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान कराना चाहिए। अगर हमें किसी भी तरीका से किसी भी अधिकारी के द्वारा यह महसूस होगा कि यह हमारे 10% और 2013 के अधिग्रहण को डाइल्यूट करना चाहता है, यहां के किसानों को उसका लाभ नहीं दिलवाना चाहता, तो हम उस अधिकारी के खिलाफ बड़े आंदोलन का बिगुल भी फूकने से नहीं चूकेंगे। हमने सीधा कह दिया कि जो जेवर एयरपोर्ट दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, किसान की जमीन पर बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहां पर कोई भी ऐसी लाभ की चीज देने में अधिकारी कोताही न बरतें कि जिससे कि किसान अपने आप को छला और ठगा महसूस करे। तो अधिकारियों से भी हमारा कहना है कि कलम को इतने तेज तरीका से लिखें कि जिससे कि उनके कोई अधिकारों में कमी ना रहे। जो विस्थापन के गांव हैं उनकी विस्थापन नीतियों में कमियां हैं, एयरपोर्ट में बहुत सी समस्या है। हम कहना चाहते हैं कि 4300 का जो मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसका धन्यवाद, लेकिन हम 4300 पे ही संतुष्ट हो जाएं, ये हम आज भी कहेंगे कि हमें और चाहिए, क्योंकि जमीन जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो जो दिया है उसके लिए धन्यवाद है और आगे की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसका सर्किल रेट में बढ़ोतरी करते हुए 4 गुने को लागू कराया जाए। आज मैडम ने हमसे वादा किया है कि जल्दी ही जो सर्किल रेट है उसमें हम रेट रिवाइज करने जा रहे हैं और जो 4 गुने की आपकी डिमांड चल रही है उसको भी लेकर के हम बड़े स्तर पर बात करेंगे। हमारा ये भी कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का कि हम किसी भी लैंड पुलिंग जैसी किसी योजना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने वो पहले देख चुके हैं और पहले भी वो प्रदेश में भी है और बाहर भी है। तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट जिसमें 20% प्लॉट पहले से ही है 4 गुना मुआवजे के तहत दिलवाने की जो हमारी मुहिम है, संयुक्त किसान मोर्चा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उसको दिलवा करके रहेगा। 10% जो हमारा अधिकार है उसको दिलवा करके रहेंगे। एक सवाल, इसके दो हिस्से हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपको 26 जनवरी का दिन ही इसके लिए क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस दिन पूरे देश में लोग त्योहार मना रहे हैं देश का, और आप भी देश के ही अंग हैं। दूसरा सवाल, जब दिल्ली में आपके दोनों संगठन संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और अराजनीतिक एक हो रहे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपके संगठनों में 2 फाड़ क्यों हो गए? क्यों दूसरा संगठन आपको गद्दार कह रहा है? 25 नवंबर के एक मिनट काफी अंतर है, कुछ संगठन अनुपस्थित। पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब देता हूं। जी। नंबर 1 तो 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर तिरंगा मार्च है वो शांति प्रिय है और पीसफुली हम भी उसी ताब से बिल्कुल अनुशासन में, और संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरे देश का जिसको आप कह रहे थे ये कॉल उनकी है, और पहले से भी, अब से नहीं, पूर्व में भी हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कि देश का किसान भी अपने ट्रैक्टर पर डंडा लगा करके उसको मार्च कर सकता है। ये जरूरी सी बात है कि हम उसे ऐसी जगह पर ना लेकर के जाएं कि जिससे कि कहीं हमारे लोगों को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमें सिर्फ ट्रैक्टर मार्च करना है, डंडा लगा करके करना है। हमने पहले 26 जनवरी पर देखा है कि कैसे अराजकता फैल गई थी लाल किले तक। वो आंदोलन दिल्ली की तरफ का नहीं है वो। हाँ। वो हमारा ये कहना है कि हम गांवों में अवेयरनेस करेंगे। हमने अभी बताया था कि हम 26 जनवरी में ट्रैक्टरों पर अपने झंडे लगा करके जो गांवों के रूट होंगे और जो हाईवे से थोड़े अलग हटे हुए होंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहां हम अवेयरनेस करें, हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। हाईवे से थोड़ा अलग हटे। इस रूट के लिए क्या प्रशासन से परमिशन लेंगे? अपने हिसाब से रूट तय करेंगे? प्रशासन हमें कहां परमिशन देता है? हम तो अपने किसान हैं, अपना झंडा लगाकर तिरंगा यात्रा निकालने की सबको इजाजत है, सब लगा सकते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे निकाल, क्या किसानों के लिए देश में कानून? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम रास्ता निकालेंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि 2 संगठन दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली के बाहर हैं, और जिस समय पे हमने MSP
और काले कानूनों को लेकर के आंदोलन किया तो काले कानून वापस हुए, लेकिन एमएसपी जो बड़ा विषय था उसको लेकर के कुछ किसान संगठनों में आपस में चुनाव लड़ने और उसको लेकर के 2 भागों में बट गया था। उसमें एक संगठन ने गैर राजनीतिक रूप देकर के संयुक्त किसान मोर्चा का नाम लिया और वो पिछले 11 महीने से करीब करीब खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर धरनारत है। लेकिन आज की परिस्थिति देखते हुए हमारे बड़े किसान लीडर जगदीश सिंह डल्लेवाल करीब 50 से 51-52 दिन होने को जा रहे हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सभी किसानों ने ये मन बनाया है कि अब सब लोग एक मंच पर आए, एक साथ बैठें और इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आंदोलन की भूमिका तय करें। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 2 एक हैं और पूरा देश का किसान एक है, तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो आपने अगला सवाल किया है कि वो अलग क्यों है, हर आदमी की अपनी विचारधारा है, हर आदमी अपने तरीका से लड़ाई लड़ता है। संयुक्त किसान मोर्चा को सजोने वाले सुनील फौजी हैं, वही इसके संयोजक हैं। मैं और जितने भी संगठन यहां पर हैं वो टोटल इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और इसी में जुड़े हुए हैं। कल को किसी भी संगठन को अगर ये लगता है कि इसमें जुड़ने से कहीं हम परतंत्र की बेड़िया में जकड़ गए हैं, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही, तो वो भी स्वतंत्र है, वो अपना अलग भी कर सकते हैं। हमारा किसी पे फाउंडेशन नहीं है, ना हम किसी को गद्दार कहते हैं। हम ये कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन आज 14 संगठन इसमें शामिल हैं। जो भी संगठन आना चाहता है उसका दिल की गहराइयों से स्वागत है, लेकिन कोई अगर इससे अलग अपनी लड़ाई को अपने स्तर से लड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, उसको शुभकामना और बधाई। मेरा सवाल आपसे, अभी कितने संगठन इतने हैं जो आपसे नहीं जुड़े हैं? संगठन तो ये बताया जाता है गौतम बुद्ध नगर स्तर पर करीब 36 से 37 संगठन तो रजिस्टर्ड हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो पूरे इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड हैं। आपके साथ कितने? तो हमारे साथ अभी तक इस फोरम में 14 संगठन एक साथ और काफी संगठन अलग अलग हैं, जिसकी अपनी भूमिका जहां पर जैसी है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सेक्टर 70 में जो आप लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप भी शामिल थे और पूरे लोग शामिल थे जी, कुछ चेहरे आज नहीं है, कुछ नए चेहरे जुड़ गए, क्या हुआ ऐसा जो बदलाव करना पड़ा? ये अगर किसी को, फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जो रूपरेखा हमारी आंदोलन की है उसी रूपरेखा में पहले भी तय हुआ था बहुमत के आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। आज भी यही तय है कि हम शांति प्रिय तरीका से और 40 साल की लड़ाई को 40 मिनट में समापन की तरफ नहीं लेकर जा सकते। हमारा सीधा सीधा सा कहना है कि अगर किसी को चमकना है और किसी की कोई अपनी महत्वाकांक्षा है तो वो कृपा करके अपनी विचारधारा को लेकर अलग जा सकता है। हम पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि हमारी वजह से भी किसी को दिक्कत ना हो और हमारा अधिकार भी हमें मिल जाए। हम इस तरीका से उस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। अभी तक जितने आंदोलन उसमें दिल्ली चलो की बात हो रही थी, क्या आपका आंदोलन दिल्ली चलो नहीं होगा? नहीं, अभी हमें दिल्ली चलने की कोई जरूरत नहीं है और अभी हमारा दिल्ली चलो जैसा कोई प्रोग्राम है भी नहीं। अगर हम कभी भी दिल्ली चलो का प्रोग्राम करेंगे तो पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बैठ करके ही तभी उस पर कोई बात करेंगे, अन्यथा हमारा दिल्ली चलो का प्रोग्राम ना हो। मुझे लग रहा है कि आपका आगरा चलो प्रोग्राम हो गया। नहीं, हमारा आगरा चलो प्रोग्राम भी नहीं है और अभी हमारा लखनऊ चलो प्रोग्राम भी नहीं है। हाँ, अभी जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो इलाहाबाद प्रयागराज चलो प्रोग्राम जरूर है कि प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा है और हम सबको उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर समय ये कहता है कि हमारी लड़ाई में लखनऊ प्राथमिकता है तो हमें लखनऊ जाना चाहिए। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है यहाँ के अधिकारी, आप फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। एक चीज मैं पूरा कर दूं फिर मैं फौजी साहब से कह दूंगा कि जिस समय पर कानून और सरकारें नहीं मानती तब आंदोलन के माध्यम से उन चीजों को सही लाइन पर लाया जाता है और फौजी साहब थोड़ी देर इसमें जैसे कि आप पत्रकार बंधु बहुत ही आप पुराने हैं और आपको पूरी जानकारी है, आपने ऐसा गंभीर मुद्दा उठाया है कि 2013 का जो ये कानून है, इस कानून में सेक्शन 24 जो धारा 24 है वो इस बात के लिए दी गई है कि जो पुराने कानून में जमीन ली जाती थी, अगर उस कानून के तहत कोई अवार्ड बना है और वो इस कानून के लागू होने से 5 साल पुराना अवार्ड है, 5 साल से ज़्यादा पुराना अवार्ड है, तो ऐसी जमीन पे यदि किसान ने मुआवजा ना लिया हो और या फिर उसने कब्जा ना दिया हो, कोई सी एक भी अगर परिस्थिति है तो उसको वो जमीन वापस मिल जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 24 जो इस नए एक्ट में दिया है, सेक्शन 24 का जो सब सेक्शन 2 है, तो 24/2 धाराएं बोलते हैं इसमें,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा जो जज साहब है, माननीय जज साहब, उन्होंने जो फैसला दिया था तो उसके खिलाफ अपील की गई और 5 सदस्य बेंच जब बनी माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो उसके अध्यक्ष भी वही बने। उसमें सेम दोबारा से फिर वही आदेश आ गया कि 24/2 जो सेक्शन है उसमें उन्होंने ये कह दिया कि कब्जा भी ना दिया हो और पैसा भी ना लिया हो, दोनों ही चीज होनी चाहिए। और उसमें और एक किसानों के लिए थोड़ा नुकसानदायक ये हुआ कि अगर पैसा किसान ने अपने खाते में नहीं लिया है और वो ट्रेजरी में भी जमा है तो वो भी पेड माना जाएगा किसान को, और अगर कब्जा कागजों में है और किसान खेती कर रहा है तो भी कब्जा सरकार का माना जाएगा कागजों में। तो इससे वो सेक्शन 24/2 पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके खिलाफ अभी 7 सदस्य बेंच के लिए किसानों ने रेफर किया, अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद है क्योंकि उसमें कई निर्णय हमारे पक्ष में अभी, क्योंकि जो 7 सदस्य बेंच में जाने की उसकी बात हो गई सुनील जी, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस आदेश पर अपनी मोहर लगाई वो ऑर्डर सही था जी। अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो आप कंटेम्प्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? डिलेड, उसमें अब डिलेड केस में डाल दिया गया है कि आपकी जो कोर्ट आने की सीमा है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी ये लोग बाधित बताते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी उन्होंने मीडिया के माध्यम से गलत डेटा फीड करा है। जब हमारा सबके लिए डिसीजन आ जाता है और हम वेट कर रहते हैं कि संस्थान हमारे उसको ओबे करेगा, मीनवाइल कोई आदमी उसमें कंटेम्प्ट में चला जाता है, इंडिविजुअल, मैं खातून की बात कर रहा हूं सीधा सीधा, एक लेडी अगर वो वहां चली जाती है तो वो अपने काम कराने के लिए गई थी या पूरे गौतम बुद्ध नगर के किसानों को रिस्ट्रिक्ट कराने गई थी? इनकी इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट टू पिटिशनर है तो खातून है, हम खातून नहीं है, हम तो वो हैं जिनकी अपील कोर्ट में थी। हम उनको जो सार्वजनिक अपील 18 मई 2015 हुई उसको देखकर हम वापस आ गए, या हम वो लोग हैं जो 64.7% का हमने कंपनसेशन लेके गजराज का हमने अपनी रिट वापस कर ली। हम वो लोग हैं जो सरकार के कॉपरेशन में थे। अगर हम सरकार के कॉपरेशन में नहीं होते तो शायद हम सब लोग भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते। देखिए, ये जो आपकी बातें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, संस्थान इनको, और ये जो मीटिंग हुई थी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश किया था। मेरी छोटी सी जानकारी जितनी है जी, उसके अनुसार कंटेम्प्ट में जाने के लिए कोई टाइम बार नहीं होगा जी, लेकिन कंटेम्प्ट में कभी भी जा सकते हैं कि आपके आदेश को नहीं मान। कंटेम्प्ट में कौन जा सकता है? कंटेम्प्ट में वो जा सकता है जो पहले पिटिशनर रहा हो। पिटिशनर कौन है? कितने लोग? नहीं, यही तो यहाँ मैं आपको एक बार थोड़ा करेक्ट और कंफर्म कर दूं। कंटेम्प्ट में जाने के लिए कोई आदमी टाइम बार नहीं होता अगर वो ओरिजिनल रिट पिटिशनर है। हम तो ओरिजिनल रिट पिटिशनर है ही नहीं, हमने तो अपील देखा, कोर्ट से वापस आ गया, कोर्ट नहीं गए। एक बात ये कहना है कि पिटिशन में शायद आप कोर्ट इसलिए नहीं जाते हैं कि इससे आपकी यहाँ जो राजनीति चल रही है वो नहीं चल रही। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप तब राजनीति नहीं, ये जानकारी का अभाव है। कौन भैया, ये जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आप इसको राजनीति कुछ नहीं होती। राजनीति राजनेता करते हैं, किसान नेता नहीं करते। और अगर डेमोक्रेसी, अगर ऐसे राजनीति की बात करी जाए तो हम आजादी की लड़ाई पे चले जाते हैं। आजादी की लड़ाई भी आंदोलन से इस देश में आई, और आंदोलन को कभी आजादी की, ये डेमोक्रेसी का एक पिलर है। अब आप, मैं आपके पॉइंट पे आ जाऊँ, मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कंटेम्प्ट में वो आदमी जा सकता है जो पिटिशनर ओरिजिनल रहा हो, अदरवाइज उसको टाइम बार में बंद कर दिया जाएगा। हम वो लोग हैं जो अपील देख के कोर्ट गए ही नहीं और जिनको 64.7% मिल गया। भाई एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कहाँ कंटेम्प्ट में जाए। यमुना विकास प्राधिकरण में जो 64.10% हुआ, उस राजेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, और उस कमेटी का जो 2014 में रिकमेंड होकर के गया, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 10% और 64.7% इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहां से किसानों ने कोर्ट में रिटें दायर कर दी और इनकी कोर्ट की रिट की वजह से विकास में बाधकता आई, इसलिए हम इनको 64.7% और 10% दे रहे हैं। उसी को आधार मानते हुए हम यहां पर भी इन यमुना वालों को दे रहे हैं। अब कहां कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में यमुना का कौन जाए और कहां राजनीति रह जाती है? अब राजनीति में मैं आपकी बात करता हूं। आप लैंड पुलिंग पॉलिसी को विरोध करने को कह रहे हैं, और जो आपका दूसरा गुट है जो आपको गद्दार कह रहा है, वो लैंड पुलिंग पॉलिसी पे गांव-गांव पंचायत कर रहा है।
ये क्या एक मिनट सवाल सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी कर रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको बुलाया नहीं गया, उनको बुलाया गया है। हमने क्या हमें बुलाया नहीं गया, हाँ, ये गलत ठीक है। हाँ। आप अपनी बात हमारे मुंह में नहीं हम नहीं डाल रहे, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, ये किसने कह दिया बताइए। सवाल सुन लीजिए, सवाल अभी कहा। 7 तारीख में जो बैठक हुई थी उसमें अभी तो कहा। वार्ता कराने की बात हुई थी जो नहीं हुई तो आपने भी कहा। नहीं 7 तारीख में वार्ता हुई, उसके बाद शासन स्तर पर बात हुई थी, हाँ, लेकिन वो अभी तक हमें डेट नहीं मिली। 7 तारीख को ही आज हम माननीय सीपी मैम से मिले थे, सीपी मैम ने हमें आश्वस्त किया है। आप हमारी सारी नहीं सवाल सुन लीजिए। मजे का पहलू ये है कि आप जो अपनी बातों से तो हम कहेंगे नहीं, आप पूछ लो। सीपी मैम का काम सुरक्षा करना है, वो किसानों के आंदोलन में कहां से आ गया? अगर सीपी मैम का मामला सुरक्षा का ही था तो दलित प्रेरणा से हमें उठाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा। हमने उनसे यही कहा है कि जब आप हमारे बीच में आई तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था यमुना अथॉरिटी में, जो 1 तारीख को हमारी वार्ता हुई। सवाल सुन लीजिए। नहीं एक मिनट देखिए, मैं उसे आवाज एक मिनट अरे पहले बाइक चले लो यार, सवाल सुन लीजिए। सबको जाना है भाई। सवाल ये है कि दूसरे गुट को बुला लिया गया मुख्यमंत्री द्वारा, आपको नहीं बुलाया गया, इसलिए आप आंदोलन तेज कर रहे हैं। हाँ। ये गलत बात है। कुछ चेहरे पहले भी आपके साथ थे, ये आज गलत क्यों बात नहीं? है। हम मुख्यमंत्री जी के बुलाने के और ना बुलाने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है काम से। और हमने पहले भी ये कहा था, जो 1 तारीख में, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, 1 तारीख में जब हमारी वार्ता यमुना विकास प्राधिकरण में हुई थी, तब भी संयुक्त मोर्चा का ये कहना था कि मुख्यमंत्री जी से तब मिलाया जाए जब उसको पूरी तरीका से कंप्लीट कर लिया जाए। हम वहां जाकर के अधिकारियों के साथ बैठ करके वार्ता करना चाहते हैं, वहां फोटो खिंचवाना नहीं चाहते। अच्छा, एक भूमि अधिग्रहण जी हाँ कुछ लोग बोल दीजिए। लैंड पूलिंग में जो भी बात रखी थी, उसमें हमारा कहना ये है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि लैंड पूलिंग पॉलिसी ऑलरेडी दिल्ली में है। आप चेक कर सकते हैं, DDA और हरियाणा अन्य राज्यों में भी, लखनऊ में विरोध कर रहा है, लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू है। उसमें लैंड पूलिंग में अभी किसानों को, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो किसानों से चर्चा का है, और इसमें क्योंकि जो 20% प्लॉट हमें नए कानून में मिल रहा है, ऑलरेडी 20% प्लॉट का प्रावधान है, और उसके अलावा जो 4 गुना मुआवजा मार्केट वैल्यू का, वो उसमें प्रावधान है, रोजगार भी है, पुनर्वास भी है, गांवों का विकास भी है। तो काफी चीजें इस नए कानून में हमारे लिए बेहतर है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में सिर्फ ये है कि 60% जमीन उनके पास रहेगी, 40% हमारे पास रहेगी, लेकिन 40% में आधा डेवलपमेंट में चली जाएगी, तो बचा 20%। तो वो एक तरह से ये समझना होगा कि उसमें 20% प्लॉट ही हमको मिल पाएगा, बाकी चीजें नहीं मिल पाएगी। हमारे दूसरे साथी जिन्होंने एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, मैंने भी सुना था, उन्होंने कहा कि 50% हमें मुआवजा मिल जाए और 50% का ना मिले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि इस नया अधिग्रहण कानून को, मैं फिर निवेदन करूंगा कि नए अधिग्रहण कानून को विशेष तौर पर अधिकारीगण भी, और खासकर हमारे किसान कृषक वर्ग भी और किसान नेता भी, इसको गहराई से जरूर इस पर अध्ययन करें, क्योंकि इसमें बहुत पारदर्शिता भी है, सामाजिक प्रभाव का आकलन है। एक व्यक्ति को, भूमिहीन को कैसे मिल पाएगा, समझ आएगा। अगर 40-60 हो गया, भूमिहीन कहाँ जाएगा, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? तो लैंड पूलिंग में तो सिर्फ उनको मिलेगा जो भूमि धरते हो गए। तो वो काफी सामाजिक प्रभाव पूरा जो नए एक्ट में आया है, इतने बड़े आंदोलन के बाद जो शहादत दी इस जिले के किसानों ने, तभी कानून आया, और उस कानून का एक तरीके से आधा ही उसमें लाभ मिल पाया। 4 गुना मुआवजा की बात आप कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हम 5% के लिए लड़ रहे हैं ना, 10% में से 5% दिया, 5 के लिए लड़ रहे हैं, यमुना में 7 के लिए लड़ रहे हैं, और आप सबको पता है कि 7% भी किसान मजबूरन में बेच चुके हैं आधे। अगर हमें मुआवजा भी नहीं मिलेगा और हमारा वो 10-20 का भी हमारा तो ऐसे चला जाए, हमारी सारी जमीन ही चली जाएगी न। सर्किल रेट से जो 4 गुना मुआवजा की बात आप